Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today I am going to discuss problem number 2 of your notes. इसमें एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है इसमें उसके हवाले से बस मैंने आपको बताना है, लेकिन चलें हम इसको भी कर लेते हैं। एक और फॉर्मेट हम आज बना ही लेते हैं। इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में ये पॉइंट जो है आया हुआ है इस वजह से। Jan McDonald, a financial analyst for Carroll Company, has prepared the following sales and cash disbursement estimates for the period February to June of the current year. आपको फरवरी से लेके जून तक का डाटा दिया है, सेल्स का भी और डिसबर्समेंट्स का भी। देखें डिसबर्समेंट्स आज खुद कैलकुलेट करके दे दिए। McDonald notes that historically 30% of sales have been for cash of the credit sale. ये पॉइंट है जी, क्रेडिट सेल में से, टोटल सेल में से नहीं, क्रेडिट सेल में से 70% आर कलेक्टेड आफ्टर 1 month and remaining 30% are collected after 2 months after the sale. The firm wishes to maintain a minimum ending balance in its cash account of $25, यानी इतना मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है कंपनी को हर महीने। बैलेंसेस अबव दिस अमाउंट वुड बी इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इस अमाउंट से जो मिनिमम बैलेंस है, जितने ज़्यादा अमाउंट हमारे पास होती है वो हम हमारे लिए एक्सेस कैश बैलेंस होती है और हम उसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। वेयर एज एनी डेफिसिट वुड बी फाइनेंस थ्रू द शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग्स, यानी नोट पेबल साइन करके दे देते हैं। यानी अगर हमें डेफिसिट हो, यानी हमारे पास मिनिमम कैश बैलेंस से कम कैश पड़ा हो, तो फिर वो हम कमी जो है वो डेफिशिएंसी हम बैंक बोरिंग से पूरी करते हैं और उसको बैंक को हम नोट पेबल यानी प्रोमिसरी नोट साइन करके दे देते हैं। द बिगनिंग कैश बैलेंस एट अप्रैल 1 इज $115। तो मैंने बताया था जिस टाइम पीरियड से आप बजट बनाना शुरू करते हैं उस मंथ का स्टार्टिंग बैलेंस आपको दिया जाता है। अब उसने कहा जी प्रिपेयर कैश बजट फॉर अप्रैल मई जून, तो अप्रैल से बजट बनाना शुरू कर रहे हैं तो अप्रैल 1 का इसलिए आपको कैश बैलेंस दे दिया। ये ओपनिंग कैश बैलेंस या बिगिनिंग कैश बैलेंस है। नहीं स्टूडेंट्स, तो इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। ये स्टार्ट ही इंपॉर्टेंट है, आगे तो आसान है काम। सबसे पहले आप बिजनेस का नाम लिखें। बिजनेस का नाम उसने बताया जी जैन मैकडोनाल्ड, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ कैरल कंपनी। तो कंपनी का नाम कैरल कंपनी है, तो हम लोग जो है वो कैरल कंपनी लिखेंगे। कैश बजट बना रहे हैं फॉर द 3 months ही बना रहे हैं और एंड हो रहा है ये हमारा जो टाइम पीरियड है 3 months का जून पे। ठीक है, जून 30th आप लिख सकते हैं, जून 30th जी। तो फरवरी से लेके जून तक का डाटा दिया हुआ है आपको ना, तो आप भी फिर सारा ये डाटा लिख सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक, सबसे पहले आपको सेल्स बताइए तो आप सेल्स लिख दें। तो सेल आप देखें, आपको फेब की सेल बताई हुई है 500। फिर मार्च की बताइए आपको 500 600। अप्रैल की बताइए 400। मई की बताइए 200 और जून की बताइए अगेन 200। इसको तो आप कर दें अंडरलाइन। अब इसकी कलेक्शन कैसे हुई है वो चीज़ समझने वाली है, ज़रा गौर से देखिएगा। वो कहता है जी मैकडोनल्ड नोट्स दैट हिस्टोरिकली 30% सेल्स फॉर कैश। तो कैश सेल जो है वो कितनी है 30%। तो कैश सेल के आगे लिख दें 30% और आप इसे साथ साथ कैलकुलेट करें। टोटल सेल का 30% आप लेते जाएं, आपकी कैश सेल निकल आएगी। यानी 500 का 30% लेंगे तो आएगा 150। ठीक है, 600 का 30% लेंगे ये आएगा 180। 400 का 30% लेंगे ये आएगा 120। 200 का 30% लेंगे ये आएगा 60। सही। अच्छा, अब कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल हम लिखते हैं, कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। अब वो कहता है कि जी 70% आर कलेक्टेड आफ्टर 1 month
एंड 30% कलेक्टेड आफ्टर 2 मंथ, यानी इस तरह आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ। 70% जो है वो आफ्टर 1 मंथ कलेक्शन होगी अकाउंट रिसीवेबल से, और 30% वो कहता है कलेक्शन होगी आफ्टर 2 मंथ्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात समझने वाली है, अगर ये ऑफ क्रेडिट सेल ना भी लिखा होता ना, तो हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि आज ये तीनों परसेंटेजेस हम टोटल सेल पे अप्लाई नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि इन तीनों परसेंटेजेस को अगर आप ऐड करें तो ये 100% नहीं बनता, 100% से ज़्यादा बनता है। देखिए 30, 70, 100, 100 और 30, 130। जबकि कल मैंने क्वेश्चन जो करवाया था 20%, 50%, 30%, देखें पूरा 100% बना। इसी तरह एक और मैंने जो हाइपोथेटिकल फिगर्स के साथ क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी अगर आप ये सारी परसेंटेजेस ऐड करें टोटल 100% बनता है। तो जब ये टोटल 100% बन रहा हो, इसका मतलब है ये सारी परसेंटेजेस टोटल सेल का है, इतने इतने परसेंट। बात समझ रहे हैं? मैंने कल के क्वेश्चन में भी ऐसे किया कि टोटल सेल पे मैंने ये सारी परसेंटेजेस अप्लाई की। आज क्या है, आज इन तीनों परसेंटेजेस का जो 100 टोटल है वो 100% नहीं बन रहा, 100% से ज़्यादा बन रहा है। और खाली ये जो कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल है, इसका टोटली 100% बन रहा है, 70 और 30। देख रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आज ये 70 और 30 की जो परसेंटेज है, ये वाली क्रेडिट सेल की, कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, ये आज आप टोटल सेल पे अप्लाई नहीं करेंगे। ये किस पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? ये आप अप्लाई करेंगे क्रेडिट सेल पे। किस पे? क्रेडिट सेल पे। ठीक है जी। तो यानी 500 में से 30% तो कैश सेल है ना, वो 150 है। बाकी जो 70% है ना, वो क्रेडिट सेल है, वो आपको निकालनी पड़ेगी। उसमें से फिर 70% आफ्टर 1 मंथ कलेक्ट हुआ है और 30% आफ्टर 2 मंथ कलेक्ट हुआ है। इस क्वेश्चन में तो क्लियरली उसने बता भी दिया है कि ऑफ क्रेडिट सेल में से, टोटल सेल में से नहीं, क्रेडिट सेल में से 70% जो कलेक्शन है वो आफ्टर 1 मंथ होगी और 30% कलेक्शन आफ्टर 2 मंथ्स होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा सिनेरियो हो ना कि आपका इन सारी परसेंटेजेस का टोटल 100% ना बन रहा हो, सिर्फ ये जो कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल है इन्हीं परसेंटेजेस का टोटल 100% बन रहा हो, तो आप एक काम करेंगे, आप ये सेल के नीचे क्रेडिट सेल भी जो है ना, एक लाइन छोड़ दें क्रेडिट सेल भी, ताकि आप वहां पे लिख सकें। ठीक है, देखिए मैं क्रेडिट सेल लिख के दिखाता हूं आपको, और फिर आप इसको अंडरलाइन कर दें। देखें 500 टोटल सेल है, 150 उसमें से कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल कितनी हुई? लाजिम बात है 500 में से आप 150 निकाल दें, 350 आपकी क्रेडिट सेल होगी। सही। इस तरह भी निकाल सकते हैं ये 350। दूसरा तरीका क्या है कि 500 में से 30% कैश सेल है ना, तो 70% क्या है? क्रेडिट सेल। तो आप क्या करें, 500 का तो 70% ले लें, तब भी यही आएगा। सही है। तो अब मैं इसकी भी लिखता हूँ, 600 में से माइनस करता हूँ 180। आप भी करते जाएं साथ साथ, कैलकुलेटर यूज़ करना ज़रूरी है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब वो गुस्से से भी कह रहा हूँ, कैलकुलेटर लाजमी यूज़ करें, कैलकुलेटर के बगैर नहीं बैठा करें क्लास में। 280 200 माइनस 60, और मेरी मिस्टेक अगर होती है तो वो भी पकड़े आप लोग, 140। जी। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब काम है करने वाला, वो क्या? स्टूडेंट्स, वो काम ये है कि आपने अब ये जो कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल वाली परसेंटेजेस है ना, ये अप्लाई करनी है, ये करनी है अब क्रेडिट सेल पे, टोटल सेल पे नहीं करनी, क्योंकि इनका टोटल जो है वो 100% बन रहा है। तो ये अब क्रेडिट सेल इस वक्त 100% है, उसमें से 70% आफ्टर 1 मंथ कलेक्ट होगा, 30% आफ्टर 2 मंथ कलेक्ट होगा। देखें कैसे, यानी ये जो आपकी फरवरी की सेल है ना, अब इसमें जो क्रेडिट सेल है 35, 350, इसका 70% लें आप जरा।
350 का 70%, ये आएगा 245। ये जनाब आपका कलेक्ट हो जाएगा मार्च में। और बाकी 30%, 350 का 30% ले, ये बनता है 105, ये कलेक्ट हो जाएगा कहाँ जाके, अप्रैल में। इस तरह से होगा। अगर आप इनको टोटल करें 105, 245, 150, देखेंगे टोटल सेल कलेक्ट हो गई आपकी 5 की 500, करके देखें। 105 प्लस 245 प्लस 150, ठीक है, ये 500 आपकी कलेक्शन हो गई। इस तरह से आप चलेंगे। इसी तरह मार्च की जो सेल है आपकी, वो टोटल 600 थी, उसमें से क्रेडिट अब 420 है, कैश तो आपने रिकॉर्ड कर लिए पहले। तो 420 में से 70% लेंगे आप, 420 मल्टीप्लाई बाय 70%, ये 294 बनता है। और ये कलेक्ट होगा अब जाके अप्रैल में 294, और बाकी का 30% इसका कलेक्ट हो जाएगा मई में 420 का 126। सही। तो ये जो है ना, ये मैंने सारी कलेक्शन की है किसकी, मार्च की सेल की, यानी 600 की। इसी तरह आप बात करते हैं अप्रैल की सेल की, जो कि अब क्रेडिट सेल की कलेक्शन करनी है 280 की, ठीक है। 120 तो कलेक्ट हो गया है, तो 280 का ले 70%, ये बनता है 196। सही। और बाकी 30% भी लें इसका, 84, ये कलेक्ट हो जाएगा जून में। इस तरह से ये आपकी अप्रैल की जो सेल थी 400, ये भी कलेक्शन हो गई। अब मई की सेल का करते हैं। मई की सेल भी 200 है टोटल, उसमें से 60 कलेक्ट हो गया मई में। अब 140 कलेक्ट करना है, तो 140 का 70% लें, 98 आएगा। इसको आप कलेक्ट कर लें जून में। और बाकी जो 140 का 30% है वो कलेक्ट होगा जुलाई में, तो वो हमारा बजटिंग पीरियड ही नहीं है। हमारा जो बजटिंग पीरियड है वो अप्रैल से जून है, जो उसने बताया हमें। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जून का देखें तो जून की टोटल सेल 200 थी, इसमें से 60 कैश है, वो तो रिकॉर्ड हो गया, कलेक्ट हो गई। बाकी 140 है, तो अब इसमें से 70% कलेक्ट होगा जुलाई में और 30% कलेक्ट होगा अगस्त में, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये स्टूडेंट्स बस ये जो कैश रिसीट स्केड्यूल है ना, इसमें ये जो सेल की कलेक्शन थी, ये बस थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। कि आज ये कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल की जो परसेंटेजेस हैं, ये आपने आज क्रेडिट सेल पे अप्लाई की हैं, आपने कैश सेल पे अप्लाई नहीं की, और टोटल सेल पे अप्लाई नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं की उसकी रीज़न मैंने बताई है कि आपने क्या करना है, ये कैश सेल और ये जितनी कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल की परसेंटेजेस हैं, इनका टोटल करके देखना है एक बार। आज तो चले उसने क्लियरली मेंशन किया है कि क्रेडिट सेल में से कलेक्शन हुई है, बट वो जब मेंशन नहीं करता, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया जिसमें उसने ये मेंशन नहीं किया कि क्रेडिट सेल में से आपने कलेक्शन करनी है, तो आपने इसी तरह से परसेंटेजेस टोटल करके देखनी है, क्या इनका टोटल 100% बन रहा है या उससे ज़्यादा बन रहा है। कम तो नहीं बनेगा, 100% बनेगा या उससे ज़्यादा बनेगा। कम उस सूरत में बनता है अगर कम भी एक सूरत में बन सकता है अगर बैड डेट्स हुए हों, तो वो लाजमी बात है, फिर बैड डेट्स खा जाते हैं, वो सेल की कलेक्शन होती नहीं है, उसे इग्नोर कर देते हैं। वो भी हम एक आधा क्वेश्चन चलें उसका भी मैं बता दूंगा आपको। चलें अब देखें 100% है या इससे ज़्यादा है। 100% से ज़्यादा है। 100% से ज़्यादा हो टोटल, तो फिर याद रखें ये जो कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल की परसेंटेजेस हैं, ये फिर क्रेडिट सेल पे अप्लाई होंगी, फिर कैश सेल पे अप्लाई नहीं, टोटल सेल पे अप्लाई नहीं होंगी। और अगर सारी परसेंटेजेस का टोटल 100% बन रहा हो, तो फिर ये टोटल सेल पे अप्लाई करते हैं, जैसे पहले कर रहे थे हम लोग। अब अदर कैश सीट्स तो है नहीं, ठीक। तो आपका यही टोटल आप कर लें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपकी टोटल कैश रिसीट्स बन जाएंगी। टोटल कैश रिसीट्स, ये वैसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब ये मैं देखे टोटल कैश रिसीट्स निकाल रहा हूँ जल्दी जल्दी। 120 प्लस 294 प्लस 105, ये 519 बन गया, 590। इसके बाद 60 प्लस 196 प्लस 126, 382। ठीक है, नेक्स्ट वन 60 प्लस 98 प्लस 84, ये बन गया 242। सही। इनको भी अंडरलाइन कर लें सिंगल लाइन से, ये आपकी टोटल कैश रिसीट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं लेस कैश डिसबर्समेंट्स। आज इसको हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि डिसबर्समेंट्स खुद कैलकुलेट करके दे दी हैं। आप देखें हर महीने की डिसबर्समेंट्स उसने खुद कैलकुलेट करके दे दी हैं ये। ठीक है, तो अप्रैल की है 400,
देखिए मैं इसी के नीचे लिखी जाता हूँ, ठीक है। मैं अप्रैल से लिख रहा हूँ, सॉरी अप्रैल की लिखता हूँ मैं ना, ये 600। उसके बाद मई की है 500। जो मेरा बजटिंग पीरियड है मुझे तो उसी की चाहिए होती है, तो उसी की लिखूँ, सारी लिखने की ज़रूरत क्या है। जून 200, सही। इसको भी आप जो है वो अंडरलाइन कर लें, ये आपकी कैश डिस्बर्समेंट्स हैं। अब आप इन दोनों को करेंगे लेस, तो आपका नेट कैश इनफ्लो आएगा या आउटफ्लो आएगा, सही। तो देखें 519 में से माइनस करें 600, तो ये माइनस का आएगा 81, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 81, ये नेट कैश आउटफ्लो है। इसी तरह 382 में माइनस करें 500, ये माइनस का आएगा 118, ठीक, ये भी आउटफ्लो है। फिर 242 में से जब 200 लेस करेंगे तो 42 प्लस का आएगा। अब इसमें ऐड कर देना होता है आपने बिगिनिंग कैश बैलेंस। तो जिस टाइम पीरियड से आप बजट बनाना शुरू करते हैं उस मंथ का बिगिनिंग कैश बैलेंस आपको गिवन होता है, जो कि बताया हुआ है बिगिनिंग कैश बैलेंस ऑफ अप्रैल 115, ठीक है। तो ये 115 आप इधर लिखेंगे, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका एंडिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये एज इट इज पुट कीजिएगा, ठीक है। -81 और प्लस का 115, ये आप करेंगे 34 आपका प्लस का आएगा। एंडिंग कैश बैलेंस है किसका, अप्रैल का, ये बन जाएगा जनाब बिगिनिंग कैश बैलेंस आपका किसका, मई का, ठीक है। इसको ऐड कर दें, इसी तरह पुट कीजिएगा -118 प्लस 34, ये माइनस का 84 आएगा आपका, ठीक है। माइनस का 84, ये एंडिंग कैश बैलेंस आ गया किसका, मई का। अब ये बिगिनिंग कैश बैलेंस बन जाएगा किसका, जून का, ठीक है जी। प्लस का 42 और माइनस का 84, इस तरह 42 माइनस का आएगा, ठीक है। 42 माइनस का आएगा। अच्छा जी, लास्ट जो है वो है लेस मिनिमम कैश बैलेंस। ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, फॉर्मेट नहीं आता आप कैसे क्वेश्चन करेंगे फिर। मिनिमम कैश बैलेंस आपको हर महीने जो मेंटेन करके रखना है हर वक्त, वो उसने बताया हुआ है कि जी $25 मेंटेन करना है हर महीने। तो ये जनाब हर जगह पे आपको लेस करना है $25, सही। ये मिनिमम कैश बैलेंस है, हर महीने से लेस करना होता है। और फिर आपके पास या तो मैंने कहा था एक्सेस कैश बैलेंस आएगा, या फिर क्या होगा, या फिर फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड होगी, दोनों में से कुछ तो होगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं अभी क्या होता है जी। तो पहले इस महीने अप्रैल के महीने में हमारे पास देखें 34 में से माइनस करें 25, 34 माइनस 25, तो ये $9 का आपके पास एक्सेस कैश बैलेंस है, ये इन्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। फिर माइनस का 84 है और माइनस का ही 25 है, एज इट इज़ पुट करें तो ये माइनस का ही 109 आ जाएगा, ठीक है। तो 109 जो माइनस का है ये आपका क्या है, ये आपको फाइनेंसिंग चाहिए, इसलिए मैं फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड के सामने लिखूंगा। अगला भी जो है वो भी माइनस में ही आना है, दोनों माइनस की फिगर्स हैं, 42 है और 25 है, ये माइनस की माइनस माइनस करके लिखेंगे। 42 और 25 ये 67 बन जाएगा आपका। दोबारा देख लेते हैं, हाँ जी ठीक है। तो ये भी फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने करके दिखा दिया आपको। इसमें जो पॉइंट था खास तौर पे वो कैश कलेक्शंस के हवाले से था बस, बाकी तो इसमें और कोई ऐसी खास बात नहीं थी जो समझ में ना आए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको देखें स्टूडेंट्स, आप लोग अब इसके तमाम क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई एक दो पॉइंट ही हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, मैं वो डिस्कस कर ही देता हूँ आपसे थोड़े थोड़े, बाकी आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब चलें फोर्थ क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ, कम से कम पता तो चलेगा ना क्या है इसमें। एक्चुअल सेल और परचेजेस जेनकोर कॉर्पोरेशन जो है सितंबर की अक्टूबर की आपको दी हुई है 2012 की, ठीक है। 2012 की जो है ना आपको सेल और परचेज दोनों बताई हुई हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर।
ठीक है, 2012 के 4 महीनों की सेल और परचेज बताई हुई है। असल में ये गुजर चुका है ना 2012, तो ये एक्चुअल आपकी सेल है और एक्चुअल परचेज है। ये मुझे कैसे पता चला, ये आगे बताएगा ना। अलॉन्ग विद इट्स फोरकास्ट सेल, बात समझ रहे हैं, फोरकास्ट सेल भी बताई है और परचेजेस भी बताई हैं फॉर द पीरियड नवंबर 2012 थ्रू अप्रैल 2013। तो अप्रैल 2013 तक आपको सेल और परचेज बता दी हैं। ये अब 2013 के 4 महीनों की सेल परचेज हैं, ठीक है, 2012 के भी 4 महीनों की सेल परचेज और 2013 के भी 4 महीनों की सेल एंड परचेज बता दी हैं। आपसे कहता है कि जी इस सेल की कलेक्शन इस तरह से है कि 20% ऑफ ऑल सेल फॉर कैश, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, एंड कलेक्ट्स ऑन 40% ऑफ इट्स सेल्स इन ईच ऑफ द 2 मंथ्स फॉलोइंग द सेल। ये अब लाइन समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। कहता है कि बाकी, अब देखें ना, 20% तो कलेक्ट हो गया उसी महीने में जिस महीने की सेल थी, बाकी का जो 80% है वो कैसे कलेक्ट होगा। वो कहता है 40% ऑफ इट्स सेल्स इन ईच ऑफ द 2 मंथ्स फॉलोइंग द सेल। वो कहता है जिस महीने में सेल होगी उससे फॉलोइंग मंथ में, फॉलोइंग कितने मंथ्स में, फॉलोइंग 2 महीनों में, और हर एक में, ईच हर एक महीने में, अगले 2 महीनों में, हर एक महीने में 40% कलेक्शन होगी। कुछ बात समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कैश सेल तो आप ठीक है 20% लिख देंगे, फिर जब कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे ना तो उसमें आफ्टर 1 मंथ भी 40% लिखेंगे, आफ्टर 2 मंथ भी 40% लिखेंगे। इस तरह टोटल 100% कंप्लीट होगा। आफ्टर 1 मंथ भी 40%, आफ्टर 2 मंथ्स भी 40%, यानी उससे अगले महीने में 40% कलेक्शन होगी और उससे अगले महीने में 40% कलेक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि जिस महीने में सेल हुई है उससे फॉलोइंग मंथ्स जो 2 होंगे, उन 2 महीनों में हर एक में, ईच ऑफ द 2 मंथ्स, ठीक है, हर एक महीने में जो 2 महीने अगले होंगे, सेल के महीने से अगले 2 महीने जो होंगे, हर एक महीने में 40% कलेक्शन होगी। आगे बात समझ। अदर कैश इनफ्लोज जो हैं वो 12,000 हैं इन सितंबर एंड अप्रैल, 15,000 हैं जनवरी और मार्च में, 27,000 हैं फरवरी में। ये किस तरह से लिखेंगे, सितंबर में भी आप 12,000 डालेंगे, अप्रैल में भी 12,000 डालेंगे, 15,000 जनवरी में भी डालेंगे, मार्च में भी डालेंगे, ठीक है, 15,000, 27,000 फिर फरवरी में डाल देंगे। ये अदर कैश इनफ्लोज हैं या अदर कैश रिसीट्स हैं, ठीक है। जब ये, अब ये सारा आपका कैश रिसीट का टोटल आपने कर देना, टोटल कैश रिसीट्स हो जाएंगी। उसके बाद वो कहता है पेमेंट्स वाली साइड पे आ जाए, कैश डिस्बर्समेंट वाली साइड पे। तो उसमें कहता है द फर्म पेज कैश फॉर 10% ऑफ इट्स परचेजेस, यानी कि जो परचेजेस बताई गई हैं ये आपने सबसे पहले तो लिख देनी है, इन्हें अंडरलाइन कर देना है, ये आपको पता ही है। और उसके बाद फिर इनकी पेमेंट में वो कहता है जी 10% तो कैश परचेजेज हैं, वो तो उसी मंथ में डाल देनी है जिस मंथ की परचेजेज हैं। बाकी फिर जो रह गया 90%, उसका क्या करेंगे, इट पेज फॉर 50% ऑफ इट्स परचेजेज इन द फॉलोइंग मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ, एंड 40% ऑफ इट्स परचेजेज 2 मंथ्स लेटर। आ रही बात समझ कि 50% जो है वो अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, यानी आफ्टर 1 मंथ, और 40% जो बाकी रह गई वो आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद। 2 मंथ्स लेटर मतलब 2 महीने बाद। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मसला नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज कहता है 20% ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ सेल। हाँ जी, ये क्या, इसका क्या मतलब है, प्रीसीडिंग, प्रोसीडिंग नहीं लिखा, प्रीसीडिंग लिखा है। प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस, याद रख लें, प्रीवियस, पिछले महीने की सेल का 20% लेंगे तो नेक्स्ट मंथ की वेजेस सैलरीज आ जाएंगी। क्या मतलब कि अगर हमने फॉर एग्जांपल वेजेस सैलरीज निकालनी है, दिसंबर की निकालनी, ठीक है, दिसंबर की वेजेस एंड सैलरीज निकालनी है, तो क्या करेंगे, नवंबर की जो आपकी सेल है ना, ये 170,000, इसका आप लेंगे 20%। तो क्या होगा, नवंबर की सेल का जब आप 20% लेंगे तो दिसंबर की वेजेस एंड सैलरीज आ जाएंगी, यानी जिस मंथ की भी वेजेस एंड सैलरीज निकालनी है उससे पिछले महीने की सेल का, परचेज का नहीं, सेल का 20% लेंगे आप। रेंट कहता है 20,000 रुपये हर महीने आपने पे करना है, हर महीने में डाल दें। इंटरेस्ट की जो पेमेंट करनी है वो 10,000 ड्यू होगी जनवरी में और अप्रैल में, यानी 10,000 आपने जनवरी में भी डालना है, 10,000 आपने अप्रैल में भी डालना है। प्रिंसिपल पेमेंट 30,000 की है, वो अप्रैल में जाएगी। फर्म एक्सपेक्ट्स टू पे कैश डिविडेंड 20,000 इन जनवरी एंड अप्रैल, यानी 20,000 जनवरी में, 20,000 ही अप्रैल में। टैक्सेस 80,000 है, वो अप्रैल में। फर्म इंटेंड्स टू मेक 25,000 कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इन दिसंबर, दिसंबर में आपने कैश परचेज भी डाल देनी है फिक्स एसेट्स की, ठीक है। Assume the firm has a cash balance of 22,000 at the beginning of November. Determine the end of month cash balance for each month, November through April.
आपने असल में जो बजट बनाना है वो नवंबर से लेके अप्रैल तक का बनाना है, ठीक है, नवंबर से लेके अप्रैल तक का। ठीक, इसका मतलब है ये जो है ना ये एक्चुअल सेल परचेज है, और नवंबर से लेके अप्रैल तक की जो सेल परचेज है ये फोरकास्टेड है। तो आपने नवंबर से अप्रैल तक का आपने हर महीने का एंडिंग कैश बैलेंस निकालना है। तो देखें स्टूडेंट्स, आप निकालते तो हैं, ये जब एंडिंग कैश बैलेंस निकाला, देखें ये अप्रैल का निकला, ये मई का निकला, ये जून का निकला, तो हर महीने का एंडिंग कैश बैलेंस निकालना है। उसके बाद एज्यूमिंग द फर्म विशेस टू मेंटेन 15,000 मिनिमम कैश बैलेंस, ये मिनिमम कैश बैलेंस है, ठीक है, और ये वाला जो दिया है ये बिगिनिंग कैश बैलेंस है नवंबर का। तो मैंने आपको कहा ना जिस मंथ से बजट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उस मंथ का बिगिनिंग कैश बैलेंस आपको बता दिया जाता है। फिर मिनिमम कैश बैलेंस अगर 15,000 पर मंथ है, ये हर महीने में लेस करना होता है। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड टोटल फाइनेंसिंग और एक्सेस कैश बैलेंस नवंबर थ्रू अप्रैल। तो ये आखिरी आंसर आपका यही तो होता है। फिर वो कहता है इफ द फर्म वर रिक्वेस्टिंग अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू कवर नीडेड फाइनेंसिंग फॉर पीरियड नवंबर थ्रू अप्रैल, हाउ लार्ज वुड दिस हैव टू बी, एक्सप्लेन योर आंसर। इसका क्या मतलब है? वो कहता है अगर कंपनी को फाइनेंसिंग चाहिए, लोन चाहिए, तो बताएं क्रेडिट लाइन क्या सेट करनी पड़ेगी बैंक के साथ। याद रखें, हमें बैंक को बताना पड़ता है कि हमें किस किस महीने कितना कितना लोन चाहिए, हमें हम जब मर्जी निकलवा सकते हैं, टोटल कितना कैश कितना लोन हमें चाहिए, तो वो हम पहले से बता देते हैं ना। अब हमने बजट, जैसे मैं ये इस क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं, तो हम लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट लाइन कैसे बताएंगे? आप देखेंगे फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड के सामने क्या क्या लिखा हुआ है। आपको मई में इतना लोन चाहिए, आपको जून में इतना लोन चाहिए, ठीक है, तो ये जितना जितना लोन चाहिए ना, ये सारे लोन आप ऐड कर दें, आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट बन जाएगी। ये मैं इधर भी लिख देता हूँ, लाइन ऑफ क्रेडिट पूछी तो नहीं है, मैं आपसे आपको लिख के दे रहा हूँ, 109 प्लस 67, इसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। मतलब बैंक को बताना पड़ेगा जी इतना इतनी फाइनेंसिंग हमें मैक्सिमम चाहिए हो सकती है, ताकि आप अरेंज करके रखो। बैंक ने भी तो अरेंज करना होता है ना फंड्स का, तो बैंक को बताना पड़ता है कि हमें जनाब टोटल इतना लोन मैक्सिमम लेना पड़ सकता है, तो आप अब इतनी इतने लोन का अरेंज करें हमारे अकाउंट, हमें जो है ना इतना लोन आप क्रेडिट करें, ठीक है। तो फिर हम जितना ज़रूरत होती है उतना निकलवा लेते हैं, और इंटरेस्ट सिर्फ उतने पे देते हैं जितना हम निकलवाते हैं, जितना यूज़ करते हैं। ये तो तरीका होता है ओवरड्राफ्ट यूज़ करने का, कि लोन सारा थोड़ी निकलवा लेते हैं हम अपनी क्रेडिट लाइन सेट करके उसके बाद जितना यूज़ करेंगे ना, सिर्फ इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है। मतलब मई में हमने जो निकलवाया वो $109 निकलवाया, तो इस पर इंटरेस्ट देंगे सिर्फ। जून में जो निकलवाया वो 67 निकलवाया, इस पर इंटरेस्ट देंगे सिर्फ। और साथ साथ हम वापस भी करते रहते हैं, ताकि जो है ना वो इंटरेस्ट ना पड़ता जाए हमें। तो ये देखें, ये क्वेश्चन सिंपल सा था, ठीक है। अब आपका रह गया जो डिस्कस करने वाला है, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि 5 क्वेश्चन में काम की जो चीज़ है ना, ये शुरू में देखें एक बैलेंस शीट बना के कंफ्यूज किया हुआ आपको। ये दिसंबर 31 की बैलेंस शीट है, रोड रिग्स कंपनी मार्टिन कंपनी है, और ये सारी फिगर्स थाउजेंड्स में लिखी हुई हैं। तो हर एक फिगर के आगे 3-3 जीरो आपने लगा देने फर्दर, ठीक है। ये 360 है तो उसका मतलब 360,000 है। क्लियर? अच्छा, अब ये बैलेंस शीट क्यों दी हुई है? इसमें आपके काम की चीज़ सिर्फ ये है, ये कैश। ये दिसंबर 31 का कैश है, इससे मैं ये भी कह सकता हूँ ये 1 जनवरी का कैश है, ये 1 जनवरी का कैश है। क्योंकि आपने जो बजट बनाना है वो जनवरी फरवरी मार्च का बनाना है। तो मैंने कहा था कि जिस पीरियड से आपको, जिस मंथ से आपको बजट बनाना होना होता है, शुरू करना पड़ता है, उसका बिगिनिंग कैश बैलेंस बताया होता है। तो दिसंबर 31 का जो बिगिन एंडिंग कैश बैलेंस है ना, ये 50, ये असल में जनवरी का ओपनिंग या बिगिनिंग कैश बैलेंस है। तो बस पूरी बैलेंस शीट में ये चीज़ आपके काम की है, बाकी कुछ भी आपके काम का नहीं है। या आपने पूरा क्वेश्चन अगर करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 6 भी क्वेश्चन अगर आप देखें करें, जो इशू आता है वो मुझसे आप पूछ लें, काइंडली लाइव क्लास में रख लूँगा। 7th वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से है। फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन रीड करके एक बार आपको दे दूंगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन है तो पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।